हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। अब हम जो है अध्याय 9 देख रहे हैं कक्षा 6वीं के सामाजिक अध्ययन का। ये आखिरी अध्याय है, इसका दूसरा पार्ट है। ये हम शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में समझ रहे हैं, पूरा विस्तार से समझ रहे हैं कि कैसे होती है उनके शहर में रहने वाले अलग अलग स्तर के लोगों का जीवन, उनकी आमदनी कैसी होती है, उनका व्यापार कैसे होता है। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए। अब आगे हम देखेंगे फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसके बारे में। जो एक लड़की अपनी कहानी बता रही है, वो कह रही है कि मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े मिल की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे, कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसी कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। तो उसको बस में इतना ज़्यादा भीड़ देखकर आश्चर्य हो गया कि कैसे लोग रोज दिन इतना भीड़ को सामना करते हैं। और शहर में ऐसा ही होता है, बहुत भीड़ होती है बसों में। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। लेबर चौक, यहाँ पर लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं और ग्राहकों का इंतजार करते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ जो है बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों को दिखाया गया है, काम के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो ये ऐसे शहरों में होता है। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग हैं। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्ति थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उन विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह कर लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है देखिए कपड़े मिल की यहाँ पर फोटो अभी दिया हुआ है। तो कैसे वहाँ पर काम होता रहता है उसके बारे में बताया गया है। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी कर काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। वहाँ पर दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाता है। कई बार और भी देर 10 बजे तक काम निपट पाता है।
कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के लिए मिलता है। जून तक का काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले एक दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। देख रहे हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री वाले काम कर लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने पर उनको निकाल दिया जाता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन तनख्वाह भी वो लोग अपना नहीं बढ़वा पाते हैं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक वो रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कार्गो की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। बिजली से चलने वाली मशीन में लोग बहुत ज़्यादा काम इनको करना पड़ता है। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से भी नहीं मिलती है। ज़्यादा काम करने के बाद भी उनको जो है अलग मजदूरी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखती हैं? तो फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित काम पर इसलिए लगती हैं ताकि जो है उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर किसी विशेष मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों का मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें काम पर रख लिया जाता है और जब काम की कमी हो जाती है तो उन्हें फिर हटा दिया जाता है। तो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। अगला जो है कि निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे और कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। तो निर्मला जैसे लोगों को जो काम की घंटों की अगर बात करें तो ये 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है इनको। इनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है और यदि काम अधिक हुआ तो उन्हें रविवार को भी काम करना पड़ता है। और अगर कमाई की बात करें तो रोजाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देकर देर तक काम करने के लिए उनको मिलता है। काम करने की जगह और सुविधाओं की बात करें तो लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है। और अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो भी उन्हें बचाव के लिए कुछ नहीं होता है, उनके बचाव के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना निर्मला जैसे कारीगरों को करना पड़ता है, मजदूरों को करना पड़ता है। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? क्यों? यह एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरों के घर में जो लोग मजदूरी करते हैं क्या वो लोग भी अनियमित रूप से काम करते हैं? तो दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरी की श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि उन्हें भी कभी भी हटा दिया जा सकता है या बदला जा सकता है। कामगार महिलाएं लोगों के घरों में काम करने आती हैं और वे सारा काम संभालती हैं, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना आदि। दोपहर में अधिक
काम नहीं होने के कारण वो थोड़ा सा आराम कर सकती हैं। सारा काम लगभग रात 12 बजे रात के 10 बजे तक ही खत्म हो पाता है उनका। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, पालियों में ये तो पढ़ चुके हैं, 12-12 घंटा काम करना पड़ता है उनको। बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, सॉरी यहाँ से पढ़ना है ना, दफ्तर में किस तरह से काम होता है इसको देख लेते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। तो उनकी मौसी क्या करती है कि मैनेजर का काम करती है बिस्किट फैक्ट्री में। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनाती हैं और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं, जिसमें कि ये देखिए कुछ फायदे जो नियमित नौकरी करने वालों को मिलते हैं। वो है बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। उसके बाद उनको छुट्टियां भी मिलती है। इतवार और राष्ट्रीय त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उनको मिलती है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्च भी उठाती है। तो इस तरह से कंपनी में काम करने वाले जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पर कुछ और काम के बारे में बताया गया है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं। बैंक और फ़ोन जैसे सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां पर एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़ी सवालों का समाधान संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरों पर चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और लोग आसानी से और कम वेतन में उनको मिल जाता है। तो ये जो है एक नए प्रकार का जो रोजगार अभी शहरों में उपलब्ध होता है वो कॉल सेंटर का काम होता है। जैसे कि हम लोग भी अपने फ़ोन, मोबाइल से पैसा से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल सेंटर को फ़ोन करते हैं। तो वो सब वहाँ के लोग बैठ के हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान बताते हैं। आगे देख लेते हैं कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है।
जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनको। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उनको निकालते नहीं है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस तरह से ये पूरा शहरी जीवन में सभी के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने एनसीईआरटी का ये पुस्तक हमें रखता है, जिससे कि हमें एक बेसिक समझ बहुत अच्छे से हो जाती है। अब सामने के कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ सकें कि प्रश्न यहाँ पर क्या है। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। तो लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इनमें 6 रुपये एक बिस्तर की प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए कहाँ पर चाय और पान बीड़ी वाले दुकानों के पास पैसा जमा करते हैं, उनके पास पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। तो ये जो छपा हुआ है स्रोत जो है हिंदू ऑनलाइन अमर सेठी के द्वारा ये न्यूज़ जो है छापा गया है। तो ये पूरी तरह से हकीकत पर आधारित है। तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो इसका जो है कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं होता है। वे दिहाड़ी मजदूर होते हैं और विभिन्न तरह का काम करते हैं, और जैसे कि मकान बनाने का काम करने वाले राजमिस्त्री, घरों में रंग पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री और प्लम्बर का काम करने वाले, वजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूर इत्यादि स्थायी काम न होने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके रहने और खाने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, और जिसे काम नहीं मिलता है उसे पूरा दिन लेबर चौक पर ही बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए उधार लेना पड़ता है। और जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं मिलता है तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इनके साथ कार्य स्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इनका जीवन जो है काफ़ी कठिन होता है। आगे दिया है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है बच्चू, माझी, हरप्रीत और वंदना, निर्मला और सुधा, इनके काम के बारे में क्या है, इसको हम कैसे भर सकते हैं इस तालिका को। तो बच्चू माझी जो है काम की जगह इसका क्या है, सड़क में ये रिक्शा चलाता है, आय इसका 100 रुपये तक होता है। काम की सुरक्षा, इसको कोई सुरक्षा इसको नहीं मिल पाती है, ठीक है, काम की सुरक्षा नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो कोई सुविधा भी नहीं है। स्वयं का काम या रोजगार, इसका तो स्वयं का ही काम है क्योंकि उसने एक पुराना रिक्शा खरीदा हुआ था। हरप्रीत और वंदना की अगर बात करें तो
इनका काम की जगह क्या है, शोरूम है, शोरूम पे ये काम करते हैं। अच्छी आय है इनका, लेकिन अच्छी आय होने के बावजूद भी अनिश्चित है। और काम की सुरक्षा भी इनको है, शोरूम में रहते हैं तो सुविधाएं इनको जो है, इन्होंने कार खरीद ली है और पास के एक फ्लैट भी खरीद लिया है, तो अच्छा खासा इनको सुविधाएं हैं। और स्वयं का काम है इनका। निर्मला की बात करें तो कपड़े सिलने का फैक्ट्री में काम करती है ये, और इनका इनकम जो है 80 रुपये हो जाता है, और जब अतिरिक्त काम करती है तो 40 रुपये अतिरिक्त इनको मिलता है। कोई सुरक्षा इनको नहीं मिलता है। सुविधाओं की बात करें तो सुविधा भी इनको नहीं मिल पाता है। और इनका जो काम है ये वो उनका रोजगार है जो वहाँ पर मजदूरी करने के बाद ही इनको मिलता है। सुधा कंपनी में काम करती है, उनका वेतन देखिए काफ़ी अच्छा है, 30,000 रुपये प्रति महीना है। और इनको काम की सुरक्षा भी है, और इनको अन्य सुविधाओं के लिए इनको भविष्य निधि, छुट्टियाँ, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, ये सब भी इनको प्राप्त होती है। इनका भी एक अपना जो है कंपनी में काम करने का रोजगार है इनका। तो ज़्यादा पढ़े लिखे होने से इस तरह से ज़्यादा पैसे वाले काम मिल पाते हैं, इसलिए सभी को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन, एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम के से किस तरह से अलग है। तो जैसे कि अब हमने पूरा कहानी पढ़ा, उसमें हमने स्थायी और अस्थायी नौकरी के बारे में ही देखा। तो उसमें से एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के साथ चिकित्सा सुविधाएं, मकान का किराया इत्यादि। काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनिश्चित कर्मचारियों की मासिक आय निश्चित नहीं होती है। वह जितने दिन काम करता है उतने दिन का ही उनको पैसा मिलता है। कोई निश्चित छुट्टी भी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं मिलती है। कम समय पर और घंटे निश्चित नहीं होती है, और काम की भी सुरक्षा नहीं होती है। तो ये सारी समस्याएं जो है नियमित काम करने वालों को होती है। उसके बाद है कि सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सुधा जो है मैनेजर की तरह पर काम करती थी, तो उनको देखिए क्या मिलता था। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टियां उनको मिलती थे, और वार्षिक छुट्टियां भी उनको मिलती थी। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं और बीमार होने पर चिकित्सा अवकाश भी उनको मिलता था, और भविष्य निधि की भी सुविधा उनको मिलती थी। और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। नीचे दिए गए तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं सुनील डेयरी। सुनील डेयरी में अगर डेयरी का जो दुकान होता है, वहाँ पर आप चीज़ों और सेवाओं की बात करेंगे तो दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। गैस एजेंसी अगर यहाँ लिखेंगे तो उसमें आप खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस की बुकिंग और डिलीवरी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और दिल्ली जल बोर्ड लिखेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड या फिर किसी भी राज्य का जल बोर्ड जो है पानी की सप्लाई करता है। और कोई बिजली सप्लाई जैसे कि एनडीपीएल जो कि उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई करता है। और अस्पताल की अगर यहाँ बात करें तो अस्पताल की चीज़ें और सेवाएं में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करी। शहर के बारे में पूरी जानकारी हमने विस्तार से समझी, बेसिक चीज़ें, और आगे की क्लास में और विस्तार से समझेंगे लोगों के जीवन के बारे में। तो आज हमारा जो छठवीं के सामाजिक अध्ययन का पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से हम लोग कक्षा 7वीं का अध्याय शुरू करेंगे, और उसके बारे में उसमें हम संविधान के बारे में जानेंगे। इस पूरे कक्षा 6वीं में हम लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन किया है, और अब जो है लोगों के जीवन को कैसे संभाला जाता है संविधान के बारे में कक्षा 7वीं में पूरी बातें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे और हेल्पफुल होंगे। थोड़ा वीडियोस लंबे हो रहे हैं, लेकिन विस्तार से एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी हमें ही भविष्य में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही कक्षा 7वीं के वीडियो लेक्चर्स लेकर। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।